Assalamu alaikum students, welcome to all of you in our next class. Dear students, last class में हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. इसका हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, यानी कि यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 16 था, दैट वाज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. उसका हमने पहला हम कह सकते हैं लेक्चर पढ़ा, जिसमें हमने स्टडी किया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े, और उसमें हमने फिर स्टार्ट किया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे उसके मिनरल्स को हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मैक्रो एलिमेंट्स माइक्रो एलिमेंट्स सारे डील किए. ये स्टूडेंट्स, जब हमने माइक्रो एलिमेंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट किया था, उसमें हमने पहले पढ़े थे मिनरल्स. वहीं पे हमने लिखा था माइक्रो न्यूट्रिएंट दो है, एक होता है मिनरल और दूसरा होता है विटामिन. तो मिनरल तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, वहाँ हमने मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स स्टडी किए. तो उसके बाद रहा था विटामिन. तो आज हम स्टार्ट करेंगे विटामिन. लेकिन विटामिन से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ रिलेटेड है. आपने पढ़ा होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैंने पढ़ाया था, एक तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट है. मैंने वहां पे कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, दे आर एनर्जी यील्डिंग सबस्टेंस, एनर्जी प्रोड्यूसिंग सबस्टेंस. ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ये हमारी बॉडी में जो जैसे प्रोटीन है जो हमारे केराटिन, हमारा हेयर बनाता है. प्रोटीन जो है वो हमारे डेड सेल्स को बनाता है. हमारे जो इंजुरीज होते हैं, बोन्स, बॉग एक्स्ट्रा, वो सब चीज बनाता है. यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ जो होती है, चाहे वो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मस्कुलर ग्रोथ हो, चाहे वो फैट ग्रोथ हो, कार्बोहाइड्रेट ग्रोथ हो, वो इन्हीं तीन सबस्टेंस की वजह से होता है. लेकिन अगर ये तीन सबस्टेंस यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ड्यूरिंग आवर जैसे हम चाइल्ड स्टेज में, या हम कह सकते हैं इन्फेंसी स्टेज में, या हम कह सकते हैं जब बच्चा मिल्किंग करता उस स्टेज में, ये अगर डिफिशिएंसी होगी या अगर ये एब्सेंट होंगे हमारे खाने में, तो इनसे क्या हो सकता है? इनसे हो सकते हैं डिसऑर्डर्स, जिसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन. जिसे हम क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन. यानी कि जो माल न्यूट्रिशन है, ये आज का हम पहले एक टॉपिक लेंगे विटामिन से पहले. तो हमने स्टार्ट करना है माल न्यूट्रिशन एंड विटामिन. माल न्यूट्रिशन एंड विटामिन, क्योंकि माल न्यूट्रिशन में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल, अगर कैल्शियम हमारे खाने में नहीं होगा, व्हाट विल हैपन? इट विल अफेक्ट आवर ब्लड कोगुलेशन, नर्व इंपल्स एक्सेट्रा. इसी तरह अगर विटामिन के अगर हमारे सपोज पोटेशियम नहीं होगा, इट विल अफेक्ट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द नर्व इंपल्स एक्सेट्रा. तो एवरी आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो साइनो कोबाल्ट एमाइन नहीं बनेगा. इसी तरह दैट मीन्स जो एवरी आयन इज इंपॉर्टेंट. वो अगर आयन्स हमारे खाने में, मिनरल्स हमारे खाने में नहीं होंगे या कम होंगे, इनसे डिफिशिएंसी हो सकती है. लाइक अगर प्रेगनेंसी के दौरान एक मदर आयोडीन रिच सॉल्ट नहीं खाएगी या आयोडीन नहीं खाएगी, व्हाट विल हैपन? उससे गोइटर होगा. और इतना ही नहीं, उसके जो बच्चे डेवलपिंग बेबी होगा उसमें मेंटल रिटार्डेशन आ सकती है, या उसका थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं होगा, या उसके अंदर हार्मोन्स नहीं बनेंगे. सो दैट मीन्स मिनरल के डिफिशिएंसी से भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. उसको भी हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन. यहाँ पे जो हमारा माल न्यूट्रिशन का मकसद है ये है कि माल न्यूट्रिशन मीन जो हमारा न्यूट्रिशन है, अगर वो न्यूट्रिशन अंडर डेवलप्ड होगा, या अगर न्यूट्रिशन हमारे खाने में अवेलेबल नहीं होगा, या अगर वो न्यूट्रिशन लेस होगा, या अगर हमारा जो डाइट है वो बैलेंस नहीं होगा, फूड बैलेंस नहीं होगा, इससे जनरली हमारे बॉडी में क्या होता है? डिसऑर्डर्स होते हैं. इन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स, या सिंपली हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन. ये स्टूडेंट, जैसे आपने देखा होगा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो गरीब ममालिक है, जहां पे पॉवर्टी है, गुर्बत है, तो वहां पे क्या है? जैसे आपने आज लेटेस्ट न्यूज़ में सुना होगा, यमन की हम बात करेंगे, या अगर हम बात करेंगे नाइजीरिया की, अल्जीरिया की, सोमालिया की, वहां पे अक्सर फैमिनाइन होता है, बारिश नहीं होती, वहां पे जो पॉवर्टी है, खाना नहीं मिल रहा है, तो वहां के जो बच्चे हैं वो वीक होते हैं, स्टंटेड ग्रोथ होती है उनकी. आपने कभी शायद सोशल साइट्स पर भी देखा होगा, या टीवी में अक्सर दिखाते हैं, उनके जो हड्डियां वो बिल्कुल, वो बच्चे अंडर डेवलप्ड होते हैं, बिल्कुल छोटे कद के कमजोर बच्चे होते हैं. उनकी हड्डियां दिखती है, कोई फैट नहीं उनकी बॉडी है, कोई हम कह सकते हैं मैस ऑफ टिश्यू नहीं होता उनकी बॉडी में. तो उनको हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स. और ये डिसऑर्डर्स ठीक हो सकते हैं सिर्फ किससे? जब हम उनकी भूख खत्म करेंगे. Is that clear? So without wasting time, we'll start today's first topic. हम स्टार्ट करेंगे पहले माल न्यूट्रिशन, और उसके बाद हम रीड करेंगे विटामिन्स. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज माल न्यूट्रिशन. तो आई विल राइट हियर
deficiency or absence of macronutrients और मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखूं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस is known as malnutrition. तो अगर हमारे खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस डेफिशिएंट है, जितना हमें चाहे उतना नहीं है या बिल्कुल एब्सेंस है, तो इन्हें उसको हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। याद होगा आपको, मैंने उसमें लिखवाया था वहां पे जो ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, 3 है, मैं यहां पे लिखूंगा। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, सी कार्बन नहीं है, इट्स कार्बोहाइड्रेट, पी फास्फोरस नहीं है, इट इज फॉस्फेट, सॉरी इट इज प्रोटीन, एंड एफ फ्लोरीन नहीं है, बल्कि ये क्या है, इट्स फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। अगर ये हमारे खाने में डिफिशिएंट होंगे, कम होंगे या नहीं होंगे, इनसे माल न्यूट्रिशन हो सकती है। दैट टाइम आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि ऑलमोस्ट 2600 कैलोरीज इनके मेल को होने चाहिए एंड 2200 कैलोरीज फीमेल को होने चाहिए। अब अगर इससे कम एक फीमेल या मेल लेते हैं तो इनको डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन जब हम न्यू बॉर्न बेबीज की बात करेंगे, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनको बहुत ही चाहिए एनर्जी, उनका बॉडी को जो डेवलप करने के लिए एनर्जी चाहिए, हड्डियां बनाने के लिए, बॉडी के सेल्स को, मसल सेल्स को ग्रोथ करने के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, तो उनके लिए ये कुछ जरूरी है। अब जब ये नहीं होंगे खाने में, इससे जो डिसऑर्डर होगा उससे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। सो वी विल स्टडी हियर 2 माल न्यूट्रिशन, आपके सिलेबस में है, 2 ही हम यहाँ पे रीड करेंगे। पहला marasmus, I'll write here marasmus। पहला we'll start with the marasmus। what is marasmus? ध्यान से सुनिए। deficiency of protein and calories producing substance। में क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। यानी कि अगर बच्चे के खाने में प्रोटीन और कैलोरीज प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो हमें एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट, वो नहीं होंगे तो उस बच्चे को ये डिसऑर्डर होता है, जिसे हम कहते हैं मैरास्मस। क्या है इसका वर्ड? मैरास्मस, MARASMUS, मैरास्मस। मैरास्मस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ। तो जब बच्चे के खाने में क्या डेफिशिएंट होगा? प्रोटीन और कैलोरीज प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये एब्सेंट होगा, तो इस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? मैरास्मस। किनको होता है? ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये होता है उन बच्चों को, चिल्ड्रन, जिनकी उम्र लेस देन 1 साल, यानी कि 1 साल के कम जो बच्चे हैं, दो इट मीन्स जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, यानी कि जब ही बच्चे की विलादत होती है, जो ही बच्चे की पैदाइश होती है, तब से लेके 1 साल तक उसे चाहिए खाना। और ये खाना कौन उसको प्रोवाइड करता है? डेफिनेटली मदर। ये खाना उसको कौन प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करती है? माँ, मदर। क्योंकि वो किस पे होता है? ब्रेस्ट फीडिंग पे। ब्रेस्ट फीडिंग पे जब वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होती है, उससे माँ से मिलता है दूध। दूध में प्रोटीन, कैलोरीज प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं। अब अगर माँ अंडर डेवलप्ड होगी, स्टंटेड होगी, वो उसकी ग्रोथ खुद वीक होगी, वो उसको खुद माल न्यूट्रिशन होगा, तो डेफिनेटली उसके बच्चे को भी ये माल न्यूट्रिशन होगा और उससे मैरास्मस डिजीज होगी। अब इसके सिम्टम्स हम देखेंगे। सिम्टम्स कैसे हम पहचानेंगे कि इस बच्चे को मैरास्मस है? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले उसकी ग्रोथ जो होगी वो स्टंटेड ग्रोथ होगी। स्टंटेड ग्रोथ,
ठीक है बेटा, स्टंटेड ग्रोथ। उसके बाद थिन लेग्स, लेग्स के बदले बेटर रहेगा लिम्ब्स लिखना, क्योंकि इसमें अपर लिम्ब्स, लेग्स तो सिर्फ लोअर लिम्ब्स है। थिन लिम्ब्स एंड बॉडी, जो उसकी पूरी बॉडी है इंक्लूडिंग द लिम्ब्स, वो क्या होंगे, वो बिल्कुल थिन होंगे। कैसे थिन होंगे, उसके जो लिम्ब्स इतने बारीक होंगे, हमने तीली देखी होगी, माचिस की जो तीली है बिल्कुल ऐसी ही है, इसको हम बोलते हैं मैच स्टिक लेग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मैच स्टिक लेग्स जो है मैरास्मस का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। लो आईक्यू। और एक और चीज है, जो रिब केज, जो रिब बच्चों की हम कह सकते हैं जो रिब्स होती है वो बिल्कुल एक्सपोज होती है, वो बिल्कुल प्रोमिनेंट, वो दिखती है। प्रोमिनेंट रिब्स, यानी कि जो रिब्स है वो दिखती है। कैसे दिखती है, क्योंकि हमारी हड्डियों पे क्या होता है, हमारी हड्डियों पे गोश्त होता है, हमारी हड्डियों पे फैट होता है। अब जब फैटी डिपॉजिट नहीं है, अब जब मसल मास डिपॉजिट नहीं है, तो जो हमारी हड्डियां हैं वो बिल्कुल दिखेंगे, एक्सपोज होंगे। तो इसमें ऐसा ही होता है, उसके जो रिब्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, वो बिल्कुल बारीक से हम देख सकते हैं। एक और चीज ध्यान से सुनिए, नो सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि उसकी बॉडी पे कोई फैट डिपॉजिट नहीं होगा। जो बॉडी पे डिपॉजिट, जो हम कह सकते हैं जो इनर मास होता है, जो हमारे डर्म्स के नीचे, हमारे स्किन के नीचे जो हम कह सकते हैं फैट होता है, वो डिपॉजिट नहीं होता। तो नो सबक्यूटेनियस फैट। तो आज हमने स्टार्ट किया पहला माल न्यूट्रिशन, यानी कि डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। उसमें कौन सा, एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। उसका पहला डिसऑर्डर कौन सा, मैरास्मस, ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, 1 साल के कम बच्चों में होता है। इसमें प्रोटीन और कैलोरीज प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस की डेफिशिएंसी होती है। ये अक्सर होता है जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है बच्चे को, या जब लैक्टेटिंग मदर, जो दूध देने वाली जो माँ होती है बिल्कुल कमजोर है, वो दूध नहीं दे पा रही है ड्यू टू वन और अदर रीजन, उसकी वजह से। तो सिम्टम्स क्या, स्टंटेड ग्रोथ होती है, उसकी पूरी बॉडी जो लिम्ब जो वो बिल्कुल बारीक होते हैं, थिन होते हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल मैच स्टिक लेग्स होता है, बिल्कुल मार्च के तीली के जैसे उसकी जो लेग्स होते हैं। उसका आईक्यू जो है वो बिल्कुल कम होता है, यानी कि वो बिल्कुल दिमाग से कमजोर है। और प्रोमिनेंट, उसकी जो रिब्स है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है। नो सबक्यूटेनियस फैट। ये पहला डिसऑर्डर हमने रीड किया, मैरास्मस। अब हम सेकंड देखेंगे जिसका नाम है क्वाशरकॉफ। नाउ सेकंड डिसऑर्डर इज क्वाशरकॉफ। सेकंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर KWSH, क्वाश या कॉश। कुछ लोग डब्ल्यू पे सिर्फ क्वा, या कुछ लोग KW, कॉश, क्वाशरकॉफ। तो इसको हम क्वाशरकॉफ भी पढ़ते हैं, क्वाशरकॉफ या क्वाशरकॉफ। तो क्वाशरकॉफ एक दूसरा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। ये जो डिसऑर्डर है ये होता है किसकी वजह से, ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। जब यानी कि क्वाशरकॉफ जो डिजीज है, इसमें क्या होता है, खाने में प्रोटीन नहीं होता है। किन बच्चों में होता है, 1 से 5 साल के बच्चों में, यानी कि 1 साल से बढ़कर और 5 साल के, यानी कि 1 और 5 साल के बीच वाले जो बच्चे हैं उन्हीं में ये डिसऑर्डर होता है। यानी कि अब जब बच्चा खाना खाने की कोशिश करता है, जब वो उसको हम फीडिंग करते हैं अदर देन मिल्क, तो उसके बाद उसको खाना जो है, उस खाने में प्रोटीन की जब डिफिशिएंसी होगी, तो उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, क्वाशरकॉफ। क्या है इसका सिम्टम, सिम्टम्स क्या है,
स्टंटेड ग्रोथ, जैसे मैंने पहले लिखा था, स्टंटेड ग्रोथ, उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्टंटेड होती है, जैसे हमने मैरास्मस में पढ़ा, थिन बॉडी है, पूरी तरह उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल कमजोर है। एक चीज याद रखिए इस क्वेश्चन, प्रोटीन जो है ये, जैसे हम एक एग्जांपल करेंगे प्रोटीन की, एल्बुमिन की बात करेंगे। एल्बुमिन जब सेल्स में होता है तो वो पानी को होल्ड करता है। जो हमारी सेल्स में 75% वाटर, 80% वाटर जो होता है, उसमें जो एल्बुमिन प्रोटीन है उस वाटर को होल्ड करके रखता है, सेल्स के अंदर होल्ड करके रखता है। सपोज अगर ये मेरे पास एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये मल्टी सेल, यहाँ इस सेल में पानी है, लेकिन अब जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, अब जब प्रोटीन की क्या है, डेफिशिएंसी, सपोज एल्बुमिन नहीं है खाने में, एल्बुमिन एक प्रोटीन है, एल्बुमिन खाने में नहीं है, एल्बुमिन पानी को होल्ड करके रखता है। अब जब एल्बुमिन नहीं है तो सेल से क्या बाहर आ जाएगा, ये वाटर, तो वाटर सेल से बाहर आ जाएगा, सेल से क्या बाहर आ जाएगा, पानी। तो इससे क्या है, जब ये सेल से पानी बाहर आ जाएगा तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जमा होगा, इससे स्वेलिंग होगी, तो एब्डोमेन में स्वेलिंग होगी, इससे जो इस बच्चे का एब्डोमेन है ये बिल्कुल बहुत बाहर आ जाएगा। तो ऐसा लगेगा जैसे ये न्यूट्रिशन बिल्कुल साउंड है, लेकिन नहीं, ऊपर से इसकी सारी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है बॉडी का वो बिल्कुल थिन होगा, कमजोर होगा, लेकिन जो एब्डोमेन है ये बिल्कुल बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये इसका जो एब्डोमेन है ये बिल्कुल, इसमें पानी जमा है, इसमें स्वेलिंग हुई है, और फेस भी बिल्कुल भारी जैसा लगेगा, फेस में भी स्वेलिंग होगी, तो लिम्स में भी स्वेलिंग होगी। तो ये सबसे मेन हम कह सकते हैं पहचान है कि इस बच्चे को क्वाशरकॉर डिसऑर्डर है। क्वाशरकॉर डिसऑर्डर में जो एब्डोमेन है वो बिल्कुल बाहर की ओर निकलता है, बिल्कुल बाहर आ जाता है, ये एक्चुअली स्वेलिंग है। तो वी कैन राइट हियर स्वेलिंग इन फेस, limbs and abdomen। किस चीज में स्वेलिंग है, चेहरे में स्वेलिंग है, लिम्स में स्वेलिंग है, और एब्डोमेन में, उसका एब्डोमेन बिल्कुल बाहर आया है, इसे कहते हैं पॉट बेली। इसे क्या कहते हैं, पॉट बेली। ये सबसे पूछा जाता है कि पॉट बेली कौन सा, किस चीज का सिम्टम है, ये क्वेश्चन। एक और सिम्टम है इसमें जिसकी हमें पहचान है, इसके जो बाल है, आपको पता है ये जो बाल हमारे हैं ये केराटिन का बना है। ये बाल जो हमारे किस प्रोटीन के बने, केराटिन की। अब जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो बालों का जो कलर है वो डीकलराइज हो जाता है, बिल्कुल रेड हेयर बन जाते हैं, रेड हेयर। ये कुछ सिम्टम्स थे किसके, क्वाशरकॉर डिजीज। तो ये दो डिसऑर्डर जो हमने स्टडी किए, ये दोनों डिसऑर्डर्स क्या है, किस चीज के है, ये एक्चुअली माल न्यूट्रिशन है, आइदर दैट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। एक तो हमने पढ़ा मैरास्मस और दूसरा हमने पढ़ा क्वाशरकॉर। मैरास्मस 1 साल के कम वाले बच्चों को होता है, और जो क्वाशरकॉर है ये 1 साल से बढ़कर और 5 साल के बीच वाले के बच्चों में होता है। तो ये अक्सर उन्हीं इलाकों में, उन कंट्रीज में होता है जो अंडर डेवलप्ड है, जहाँ बिल्कुल गुर्बत है, जहाँ पॉवर्टी है, और जहाँ पे हम कह सकते हैं फेमिनिन है, फेमिनाइन है, यानी कि जहाँ पे बारिश नहीं हुई है, जहाँ पे हम कैसे खाना नहीं बन रहा है। ये स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में देखिए, अपने घरों में देखिए, कितना हम शुक्र पढ़ेंगे, हमें अल्लाह का, अपने खुदा का शुक्र करना चाहिए। हमें कितना, हम कह सकते हैं फ्रीली, हमें वी आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, खाना मिल रहा है, खाते भी है। और अक्सर हम जब खाना खाते हैं, बहुत सारा खाना हम ऐसे ही ज़ाया करते हैं, कभी हमें क्या लगता है, कोई भूख नहीं होती है, हमारी माँ ने खाना परोसा होता है हमारे प्लेट में, लेकिन जब हम खाते हैं आधा खाने के बाद हमें मूड नहीं लगता है, कभी हम सालन अच्छा तो ऐसे खाना डालते हैं, लेकिन कितना खाना हम ज़ाया करते हैं। लेकिन जब अल्लाह बचाए, जब अल्लाह अपने कहर पे आता है, सजा पे आता है, अगर कभी फैमिन एंड ड्रॉट या बाकी चीज हो गए और ये खाना, ये कल्टीवेशन नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगी, पैडी नहीं बनेगा, प्रोटीन रिच डाइट नहीं होगा, तो इससे जो आने वाली नस्लें होंगी, हमारे बच्चे जो होंगे वो अंडर डेवलप्ड, माल न्यूट्रिशन। We should be very much thankful to Almighty Allah Jalla Shanu कि उसने हमें इतना उस जगह पे रखा जहाँ पर एटलीस्ट हमें खाना अच्छे से मिल रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है, वो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ गरीबी है, गुर्बत है, अंडर डेवलपमेंट है, और वहाँ पे खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा है।
तो उस वजह से क्या, मुझे याद आया मैंने नोट्स पे एक फोटो पेश किया है। उस फोटो में एक फोटोग्राफर जब वो जाता है सोमालिया, तो वहाँ पे वो एक बच्चा होता है, तो बिल्कुल भूख से रो रहा होता है, तो ये इसके जेब में होता है 2 लॉलीपॉप, तो ये दोनों लॉलीपॉप उस बच्चे को देता है। तो बच्चा एक लॉलीपॉप खुद खाता और दूसरा उस फोटोग्राफर को देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये एहसास होता है कि भूख क्या होती है। उसको लगता है कि इस बंदे के पास 2 लॉलीपॉप है, इसने मुझे एक दिया और एक अब खुद को खाएगा। लेकिन उसको ये लगा था कि ये बेचारा खुद ही भूखा होगा, क्योंकि उसको एहसास थी भूख की। हमें पता नहीं है, हमारे घर में अच्छा खासा खाना मिल रहा है, पकाने के लिए घर में फैमिली है, सब कुछ मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, सो हमें इस चीज की कदर नहीं है, लेकिन एक एक दाने की कदर है। लेकिन जिस वक्त अल्लाह अपने कहर पे आता हो, जब वो ये दाना भी हमसे छीन लेगा, तब हमें इस चीज का एहसास होगा। इसलिए मेहरबानी करके खाने की कदर कीजिए, कभी जो खाना जाया मत कीजिए। और आपको कहीं पर लगे कोई भूखा है, कोई बंदा है जिसको खाना, चाहे वो उसने झूठ के लिए बोला होगा कि मुझे खाना दीजिए, चाहे उसको भूख हो या ना हो, आप खाना उसको दीजिए, क्योंकि जो भूख है ये कोई मजहब नहीं जानता। इससे क्लियर? तो आप ये नोट कीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विटामिन्स। नाउ स्टूडेंट्स विल स्टार्ट विद द विटामिन्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोन्यूट्रिएंट का दूसरा टॉपिक। पहले हमने पढ़ा मिनरल्स, अब दूसरा है विटामिन। एक्चुअली विटामिन को कहा जाता है वाइटल एमाइन्स, यानी कि ये वो सबस्टेंसेस है जो हमें ट्रेस अमाउंट में हर दिन खाने में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे खाने में कम होंगे, इससे हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो वी रिक्वायर विटामिन्स एवरी डे इन आवर डाइट इन स्मॉल ट्रेस एंड स्मॉल क्वांटिटीज। व्हाट आर विटामिन्स? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स required daily in our diet. Micronutrients small कुछ ट्रेस अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है जो हर दिन हमारे खाने में होने चाहिए। इन्हें पहली बार किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर बाय फंक। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था फंक। अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पे, हु डिस्कवर्ड विटामिन। तो विटामिन को पहली बार डिस्कवर किया किसने? फंक ने। लेकिन हमारे बॉडी में विटामिन मौजूद होते हैं, इसकी जो मौजूदगी का पता किसने दिया? ल्यूनिन ने। ल्यूनिन फर्स्ट रिपोर्टेड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी। मैं रिपीट करता हूं, विटामिन जो है ये वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हर दिन हमारे खाने में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए और इनकी एब्सेंस से क्यों डिजीज होते हैं, आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस वक्त सिर्फ इतना याद रखें, विटामिन आर द वाइट, इनको एक्चुअली कहा गया था वाइटल एमाइन या द न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी रिक्वायर डेली इन आवर डाइट, क्योंकि ये थोड़े थोड़े हमें चाहिए, इसलिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। किसने डिस्कवर किया? फंक ने डिस्कवर किया। लेकिन पहली बार हमारी बॉडी में इनका जिक्र किसने किया? ल्यूनिन ने। यानी कि ये हमारी बॉडी में है, इसका पता किसने लगाया? ल्यूनिन ने। पहला जो विटामिन एक्सट्रैक्ट किया गया, दैट वाज फर्स्ट विटामिन एक्सट्रैक्टेड। जो पहला विटामिन हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया गया, दैट वाज विटामिन B1, इसका एक और नाम है थायमीन। इसका एक और नाम है थायमीन। और किसने किया है? बाय आइजैक मैन। एक साइंटिस्ट है, इस पे पूछा जाता है पहला विटामिन कौन एक्सट्रैक्ट किया गया, दैट्स B1, और किसने किया? आइजैक मैन। याद रखिए बच्चों, इन विटामिन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट के लिए, इन क्लास 11 के एग्जाम में भी। और छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो पहला विटामिन किसने एक्सट्रैक्ट किया? कौन सा था? विटामिन B1। और किसने किया? आइजैक मैन। ये जो विटामिन है, दीज आर द प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स। मैंने शायद लास्ट टाइम आपको बोला था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। दीज आर
known as preventive principles. क्यों? Because they protect us. Because they protect us. किसे बचाते हैं? They protect us from diseases. बच्चों समझ आ रहा है? तो हमें ये किससे बचाते हैं? डिजीज से बचाते हैं। अगर हमारे बॉडी में विटामिन नहीं होंगे, इससे हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, डिजीज होंगी, तो ये मस्ट है। ठीक है, आखिर ये विटामिन क्यों जरूरत है, ये हमारे बॉडी में क्यों चाहिए, इसकी क्या नीड है? मैंने आपको बोला वो यूरिक एसिड इन स्मॉल ट्रेसेस, लेकिन क्यों चाहिए? तो ध्यान से देखिए, दीज विटामिन्स, ये जो विटामिन है ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। तो यहाँ पे चूंकि आपने अभी तक एंजाइम नहीं पढ़ा, मैंने बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक अभी ऐसे ही रखा है, सो आई विल टेल यू। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला ये एंजाइम होता है, एंजाइम प्रोटीनेशियस। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। आई विल राइट हियर, सपोज ये एंजाइम है। एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीनेशियस पार्ट, एक होता है प्रोटीनेशियस पार्ट, इसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और दूसरा होता है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। दूसरा क्या होता है? नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। सो आई रिपीट, ये एंजाइम है, एक एंजाइम है। एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनिए, दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोटीनेशियस पार्ट और दूसरा होता है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। ऑल्दो जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ये स्मॉल होता है, मेजर पार्ट होता है प्रोटीनेशियस पार्ट का, लेकिन ये जो प्रोटीनेशियस पार्ट है ये अकेले काम नहीं करेगा, इसे ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट मस्ट है। अब अगर ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट इस प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ नहीं होगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा, इससे एंजाइम नहीं बनेगा। तो एंजाइम बनने के लिए नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट का होना जरूरी है, और ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम बोलते हैं कोएंजाइम, और मैं लिखता हूं कोफैक्टर। बायोमॉलिक्यूल्स में इसमें अच्छे से समझाऊंगा, कोएंजाइम एंड कोफैक्टर। मैंने दोनों वर्ड लिखे, कोएंजाइम और कोफैक्टर, इन दो में डिफरेंस है, क्या है वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जो विटामिन्स है, दे एक्ट एज कोएंजाइम और कोफैक्टर, यानी कि ये क्या एक्ट करते हैं? विटामिन जो है ये एंजाइम्स के कोएंजाइम यानी कि उनके को पार्ट है या कोफैक्टर होते हैं। अब जब ये नहीं होंगे तो एंजाइम काम ही नहीं करेगा। अब जब एंजाइम काम ही नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, हमारे बॉडी में जो क्रेब साइकिल होता है, ग्लाइकोलिटिक साइकिल होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है जिसे हम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, उन मेजॉरिटी उन सारी एंजाइम्स में विटामिन एक्ट करते हैं कोफैक्टर्स। अब जब विटामिन नहीं होंगे तो वह एंजाइम नहीं बनेंगे, एंजाइम नहीं बनेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, इससे एक मेटाबॉलिक पाथवे जो है स्टॉप होगा या वो इंपेयर होगा, वो काम नहीं करेगा, उससे हमें डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होती है। इसलिए हमने कहा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हर दिन हमारे खाने में होने चाहिए। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। याद रखिए यहां भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट में पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन। जैसे फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई एंड के, ए डी ई के, ये फैट सॉल्युबल है। और जो वाटर सॉल्युबल है ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड विटामिन सी। तो बी कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन सी। सो ये पूछा जा सकता है which one of the following is a water soluble, that's B complex and vitamin C, which one is a fat soluble, vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K। मेरे बच्चों याद रखिए यहाँ पे जो विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12,
ये लिवर सिंथेसाइज करता है, इन्हें कौन बनाता है, आई मीन सॉरी ये लिवर इनको स्टोर करता है, सिंथेसाइज नहीं होता हमारे बॉडी में, स्टोर किया जाता है, ठीक है। A, D, E, K, B12 they are being stored inside the liver. Vitamin A, vitamin C and vitamin E, तीन vitamin A, vitamin C and vitamin E, इन्हें हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स किन्हें हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीडेंट्स बनते हैं। तो ये जो विटामिन ए, सी, ई है, ये उन जो ऑक्सीडेंट्स है, जो फ्री रेडिकल्स है, उनके साथ मिलकर उनको डिस्ट्रॉय करता है, एलिमिनेट करता है, इसलिए उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये मस्ट है हमारी बॉडी के, इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो एजिंग है वो डिले हो जाती है, तो बुढ़ापा नहीं आता है, ब्यूटीनेस आती है और फिटनेस आ जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंसान का मेटाबॉलिक पाथवे है वो बेस्ट हो जाता है। उसके बाद एक और याद रखिए पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीट पप्स ये सारे इंपॉर्टेंट है। रॉ फिश, कच्ची मछली, यानी कि पकाने के बगैर अगर आप लोग मछली खाओगे, अगर आप मछली फ्राई किए बगैर खाओ, व्हाट हैपन, जो रॉ फिश होती है उसमें एक एंजाइम होता है, थायमीन एंजाइम। थायमीन एंजाइम होता है उसमें, किसमें, कच्ची मछली में, जो सप्रेस करती है, जो डिस्ट्रॉय करती है, सप्रेस करती है विटामिन B1। विटामिन B1 इज थायमीन। अब जो कोई बंदा कच्ची मछली खाएगा, पकाने के बगैर खाएगा, व्हाट विल हैपन, कच्ची मछली में थायमीन एंजाइम होता है और वो विटामिन B1 को सप्रेस करेगा। अब जो विटामिन B1 सप्रेस होगा उससे पॉलीन्यूराइट्स, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, बहुत सारी डिजीज होंगे। इज दैट क्लियर? इसी तरह दूसरा है, अगर कोई रॉ एग खाएगा, रॉ एग यानी कि कच्चा, अभी आप आग को फ्राई नहीं, ऐसे ही आपने अंडा निकाला, आपने अंडा उठाया, उसको पकाया, इसको बॉयल नहीं किया, फ्राई नहीं किया, ऐसे उठाया और मुंह में डाला, उससे क्या होता है, रॉ एग में एक प्रोटीन होता है, एविडिन। एविडिन एक प्रोटीन होता है, ये भी क्या करता है, सप्रेस, किससे, विटामिन B12 को। ये विटामिन B12 को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। कौन, सॉरी इट्स नॉट B7, सॉरी B7 को क्या करते हैं, सप्रेस। दो रॉ एग, जब आप कच्चे अंडा खाओगे तो उस अंडे में एविडिन होता है, एक प्रोटीन, वो विटामिन B7 को सप्रेस करता है। इस तरह एक और है, ये हमें पढ़ना है ब्लड क्लॉटिंग में, डाइकोमोरॉल, DICOU, DICOU MOUROL, डाइकोमोरॉल, ये एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट किसके, एंटागोनिस्ट विटामिन के को, यानी कि डाइकोमोरॉल इज यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट, इसे यूज किया जाता है एंटीकोल, यानी कि ये उस वक्त यूज किया इससे क्लॉटिंग नहीं होती है, एज एंटीकोलिन यूज किया जाता है। विटामिन के इज मस्ट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब जब विटामिन के नहीं है तो इसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होगी, तो ये डाइकोमोरॉल इज एन एंटागोनिस्ट टू विटामिन के। ये सारे पॉइंट्स नीट पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं विटामिन पढ़ाना, आपको ये इंश्योर करना है, याद रखिए कि इतने पॉइंट जो भी मैंने विटामिन के बारे में बोले, ये सारे नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी पॉइंट इज प्रीशियस, एवरी पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन कैश इट इन नीट एग्जामिनेशन। हर एक पॉइंट आपको मेमोराइज करना, हर एक पॉइंट आपको लर्न करना है, एंड यू हैव टू लर्न एवरी पॉइंट बाय हार्ट। ये सारे पॉइंट्स आपको मुख्तलिफ बुक्स में मिलेंगे, ये सारे पॉइंट्स एक ही किताब में नहीं है। यू हैव टू लुक फॉर दीज पॉइंट्स। लेकिन अगर टीचर मेहनत करता है, बहुत सारी बुक्स को रीड करता है और वो पॉइंट्स निकाल के आपके लिए लाता है, उसका आपको का फर्ज बनता है कि यू हैव टू वर्क, और आपको टीचर की मेहनत जाया नहीं होने देना है। इज इट क्लियर? सो अब हम स्टार्ट करेंगे विटामिन। तो मैंने आपको बोला कि जो विटामिन है हमने इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, एक है विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन। हम इनको पढ़ेंगे टेबुलॉइड फॉर्म में।
जब आप नोट्स देखोगे, नोट्स में जो मैंने PDF फाइल इस विटामिन की भेजी है, मैंने पहले वहां पे सारे विटामिन को डिस्क्राइब किया, उसके बाद उसका टैबुलॉइड फॉर्म बनाया। आपके लिए दोनों ऑप्शन है, जिस तरह आप चाहो लर्न कर सकते हो। तो टैबुलॉइड फॉर्म भी मैंने रखा है, और उस तरह का जो भी आप पढ़ोगे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम लेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसका पहला क्या है? विटामिन ए, फर्स्ट वन, विटामिन ए। विटामिन ए, इसका दूसरा नाम क्या है? ध्यान से देखिए बेटा, पहला है विटामिन ए, इसका दूसरा नाम है रेटिनॉल। इसका दूसरा नाम है रेटिनॉल। सोर्स क्या है इनका? ये किस में पाया जाता है? सोर्स क्या, विटामिन कहां से ले लोगे? तो विटामिन याद रखिएगा, मिल्क, एग योक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो ये सब्जियां होती है ना, ग्रीन लीफी, स्पिनच, साग, कैरोट्स, ठीक है, लिवर, फिश लिवर ऑयल एक्सेट्रा, उनमें पाया जाता है। सो विटामिन ए, विटामिन ए जिसका दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल। किसमें पाया जाता है? दूध में, एग योक में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स में पाया जाता है, फिश लिवर ऑयल में पाया जाता है, एटसेट्रा। फंक्शन क्या है विटामिन ए का? फंक्शन, विटामिन ए इज मस्ट। किसके लिए? ध्यान सुनिए, हमारी आंखों में दो हमारी जो आई है, आई में एक लेयर्स को बोलते हैं रेटिना। रेटिना में दो सेल्स पाए जाते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, और उनमें एक पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, और दूसरे को बोलते हैं आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। तो ये पिगमेंट्स बनाता है, जो आंख के पिगमेंट्स है, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, उसको बनाता है। प्लस एक और मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारी स्किन है और जो हमारी इनर बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल की, बॉडी की इनर जो लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको मेंटेन करती है। अब अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी, डिफिशिएंसी, अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? ध्यान से सुनिए, नाइट ब्लाइंडनेस, मैं शॉर्ट में लिखता हूं NB यहां पे, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधेरे में इंसान देख नहीं सकता है, जिसे बोलते हैं निक्टेलोपिया, भी से बोलते हैं निक्टेलोपिया। मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, बोर्ड छोटा है। निक्टेलोपिया, ओपिया बोलते हैं आई को, यानी कि निक्टे बोलते हैं नाइट को, यानी कि आप रात को देख नहीं सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और एक और चीज उसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, ड्राइनेस आ जाती है। व्हाट इज जीरोप्थेल्मिया? कि जो हमारी आई है उस पर ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा कॉर्निया है, जब आंख ड्राई हो जाती है तो हमारा जो कॉर्निया है उस पर होती है केराटिनाइजेशन, केराटिनाइजेशन, ठीक है। सो तीन बीमारियां हो सकती है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। पहला इसमें होगा आपको रोडोप्सिन, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया एंड केराटिनाइजेशन। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चंस, विटामिन ए डेफिशिएंसी, व्हिच डिजीज ऑकर्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। और विटामिन ए किसके लिए चाहिए? रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन बनाने के लिए, और मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, दूसरा विटामिन डी, इसे एक और हम बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सनशाइन विटामिन? क्योंकि हम इस विटामिन को हम धूप में बना सकते हैं। अगर ये जो हमारी स्किन है, स्किन में हमारी स्किन इस विटामिन डी को सिंथेसाइज कर सकती है फ्रॉम
कैल्सिफेरॉल या कोलेस्ट्रॉल से इस विटामिन डी को सिंथेसाइज किया जा सकता है स्किन में, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि अगर आप धूप में ज्यादा बैठोगे, धूप विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ विटामिन डी सिंथेसिस फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन, इसलिए इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन। लगभग सोर्स सेम है, मिल्क है, मीट है, चीज है, योगर्ट, फिश लिवर ऑयल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। किसके काम आता है विटामिन डी? ध्यान से सुनिए, हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, तो ब्लड में से कैल्शियम और फॉस्फेट का मेटाबॉलिज्म बैलेंस रखता है और उस कैल्शियम और फॉस्फेट को डिपॉजिट करता है द बोन्स एंड टीथ, जिससे हमारी हड्डियां स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारे दांत स्ट्रांग होना चाहिए। सो regulates the balance of कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड फॉस्फोरस, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस को बैलेंस करता है। और अगर विटामिन डी की कमी होगी, डिफिशिएंसी होगी, जो न्यू बॉर्न बेबीज अगर उनमें डिफिशिएंसी होगी, उनको होता है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? बिल्कुल कमजोर हड्डियां होती है, वीक हड्डियां होती है। और एडल्ट्स में अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी होगी तो क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ध्यान से सुनिए, छोटे बच्चों में, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, अगर उनमें विटामिन डी की कमी होगी तो उनको होता है रिकेट्स, और जो छोटे जो एडल्ट्स है उनको होता है ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट, इट्स रियली वेरी हॉट। नेक्स्ट है विटामिन ई। थर्ड, विटामिन ई, इसे कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई को बोलते हैं एंटी स्टीराइलिटी विटामिन या फर्टाइलिटी विटामिन, क्योंकि विटामिन ई के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करता है और रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या ओव्यूलेशन बढ़ाता है। और इतना ही नहीं, एक तो रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ाता है जिससे स्पर्म प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और इतना ही नहीं, जो विटामिन ई है ये मस्ट है फॉर फॉर द ब्यूटीनेस के लिए, क्योंकि ये हमारे चेहरे में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, उनको रिमूव करता है, जिससे हमें ब्यूटी आ जाती है। तो ये चेहरे की रौनक है। आप लोग जो घर में क्रीम लगाते हो, बॉयज और गर्ल्स दोनों लगाते हैं क्रीम, अपने आप को क्या रखने के लिए? सुंदर खूबसूरत दिखने के लिए। तो उसमें जो विटामिन ई है, आप चेक कीजिए, जो ये होते हैं फेस क्रीम्स, जो ये हम यूज करते हैं, ब्यूटी क्रीम्स, आप शैम्पू को देखिए, क्रीम्स को देखिए, उनमें विटामिन ई होता है। सोर्स बिल्कुल सेम है, ये सेम है सोर्स, मैं फिर अगेन नहीं लिखूंगा ये सोर्स। विटामिन ई क्या करता है? सुपरमेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स है, ऑक्सीडेंट्स, उनको क्या करता है? रिमूव करता है। इज दैट क्लियर? अब अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी, क्या होगा? स्टीराइलिटी। मेल या फीमेल में अगर होगी तो वो फर्टाइल नहीं होगा, और एजिंग जल्दी, रिंकल्स आ जाते हैं, एजिंग रिंकल्स, जो चेहरे है उसमें झुर्रियां आ जाती हैं, क्योंकि जब चेहरे पे कंटी दिखे, दिन भर इंसान ऑफिस बाकी जगह काम करने के लिए जाता है, तो दिन भर जो धूल होती है वो चेहरे पे पड़ जाती है। तो इस धूल को निकालने के लिए वी शुड यूज विटामिन ई। तो जब हम विटामिन ई को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्रब या फेस वॉश के हिसाब से, तो वो हमारे इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, जिससे हमारा चेहरा खिला खिला रहता है। सलमान खान चुना पूछा, शाहरुख खान को आप नहीं देखते, उनमें क्या अक्सर होता है? दे यूज हाई कंटेंट ऑफ दीज क्रीम्स टू अपने आप को फिट रखने के लिए या क्लीन रखने के लिए। आज देखिए उनको, आज हम कह सकते हैं कोविड लॉकडाउन में उनके चेहरे की हाल
अगर आपने परसों करण जौहर को देखा होता या इवन अक्षय कुमार को, उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई थी। लेकिन जब वो जाते हैं, जब उनको कोई मूवी की शूटिंग के लिए जाना होता है, वहां पे जो बहुत सारे वो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो उनके चेहरे पर इतने ज्यादा क्रीम्स लगाते हैं, मालिश करते हैं, तो उससे क्या है, स्क्रबिंग करते हैं, रिमूव करते हैं इनके जो झुर्रियां होती है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करते हैं, जिससे उनके चेहरे की निखार बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द विटामिन के। विटामिन के का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। इसे हम कहते हैं कोगुलेंट विटामिन बी। देखिए मैंने यहाँ पे किसी भी विटामिन को पहले किसने डिस्कवर किया वो तो मैंने नहीं लिखा, नोट्स पे आपको लिखा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने नोट्स पे बिल्कुल एक्स्ट्रा ऐसे लिखा, वहां भी जरूरत नहीं है। अब हम लेंगे पहले थर्ड, ना फोर्थ, विटामिन के। इसका दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, ठीक है। सोर्स बिल्कुल सेम है, मैं फिर लिखता हूं, मिल्क, मीट, लिखने की जरूरत नहीं है। मिल्क है, मीट है, चीज है, योगर्ट, फिश लिवर ऑयल, पीनट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एटसेट्रा, एग, ठीक है। फंक्शन क्या है विटामिन के का? याद रखिए, विटामिन के बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, जो विटामिन के है ये बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इज मस्ट फॉर ब्लड कोगुलेशन। प्रोथ्रोम्बिन बनाता है और क्लॉटिंग फैक्टर 9 बनाता है और क्लॉटिंग फैक्टर 10 बनाता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स, आई विल राइट हियर क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर है, 9 भी क्लॉटिंग फैक्टर है, 10 भी क्लॉटिंग फैक्टर है। तो अगर डेफिशिएंसी होगी तो इससे क्या होगा? डिलेइंग इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जब कहीं पे ब्लड कहीं पे इंजुरी होगी, जख्म लगेगा, तो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा, इससे जो ब्लड है वो लॉस होगा और इससे डिले हो सकती है और इवन ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, खतरा भी है। तो विटामिन के इज मस्ट फॉर ब्लड कोगुलेशन। क्यों? क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है और वो एसेंशियल क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 9, फैक्टर 10 एटसेट्रा। आप ये नोट कीजिए। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि हमने 4 पढ़े, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये तो 4 थे जिन्हें हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और तो हमने रीड किए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। आप इनको नोट कीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद द वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में पहले हम लेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। ध्यान से देखिए, यहाँ विटामिन का नाम, सोर्स, यहाँ से फंक्शन एंड यहाँ से डिजीज। तो सबसे पहले हम लेंगे, ये हम वाटर सॉल्युबल ले रहे हैं, तो वाटर सॉल्युबल में आता है पहले विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी का एक और नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान से देखिए सोर्स क्या क्या है इसका। इसका सोर्स सबसे पहले साइट्रस फ्रूट्स, लेमन, टोमेटो, गुआवा, और एक फ्रूट है इसको हम बोलते हैं आंवला, ऐसे कहते हैं इंडियन गूसबेरी।
इंडियन गूसबेरी, ये सबसे रिचेस्ट सोर्स माना जाता है विटामिन सी का। कभी कभी ये पूछा जा सकता है नीट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, दैट्स इंडियन गूसबेरी। तो विटामिन सी किसके काम आता है, इसका रोल क्या है? विटामिन सी प्लेज अ रोल इन कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन बनाने में, कोलेजन सिंथेसिस में, आयरन एब्जॉर्प्शन में, एंटीऑक्सीडेंट, वो तो मैंने पहले ही कहा था, एंटीऑक्सीडेंट, और ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस इम्यूनिटी। सो ध्यान से देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी इंक्रीज द हेल्प्स इन कोलेजन सिंथेसिस। विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन में रोल अदा करता है, एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब अगर विटामिन सी डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? सब जानते हैं, स्कर्वी। स्कर्वी, व्हाट स्कर्वी? ब्लीडिंग होती है गम्स में, जो हमारे गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग हो जाती है, इंजरी हो जाती है। डिलेइंग इन वाउंड हीलिंग, जहां पे इंजुरी होती है उसमें हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। डिलेइंग इन वाउंड हीलिंग और स्कर्वी। नेक्स्ट विटामिन, अब हम पहला लेंगे विटामिन बी1। विटामिन बी1, इसका दूसरा नाम है थायमीन। थायमीन इसका दूसरा नाम है। व्हाट इज द सोर्स? ध्यान से सुनिए, मिल्क, मीट, पल्सेस, पीनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, cheese, egg yolk, beans, cereals, wheat grain, etc. ये है विटामिन बी के एक्चुअली सोर्स। विटामिन बी1 क्या काम करता है? विटामिन बी1 ध्यान से सुनिए, जो विटामिन बी1 है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। विटामिन बी1 जो है ये हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स है उनको डेवलप करता है, उनको मेंटेन करता है। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। इसकी डिफिशिएंसी होता है बेरी एक डिजीज है जो होती है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1। पॉलीन्यूराइट्स कभी आपने देखा होगा, कभी हम फील करते हैं सेंसलेस, कभी हमें वो जो हमारी टांगों में कभी ऐसे हो जाता है कि वी कांट सुबह ही जैसे बात थोड़ा बहुत तो सेंस फील नहीं होता है। पॉलीन्यूराइट्स, यहां मैंने लिखा था डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। एक और फंक्शन याद रखिए, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, यानी कि जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है या जो नर्वस स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करता है ये। इसलिए एक और डिसऑर्डर है कार्डियोवैस्कुलर एट्रोफी। कार्डियोवैस्कुलर एट्रोफी
यानी कि जो हमारा कार्डियक मसल है वो डिजनरेट हो जाती है, वो डेवलप नहीं हो जाती है। एक और है कोर्सकॉफ्स सिंड्रोम, कोर्सकॉफ सिंड्रोम। एक और है, इसे कहते हैं वर्निकॉप्स एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी। सो ध्यान से सुनिए, विटामिन B1 जिसका दूसरा नाम है थायामीन, ये पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है? मिल्क है, मीट है, पल्सेस है, पीनट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, चीज, एग, योक, बीन्स, सीरियल्स, व्हीट, ग्रेन एटसेट्रा। ये हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स एंड मसल्स, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रोल अदा करता है। बेरी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी पॉलीन्यूराइट्स, कार्डियोवास्कुलर एट्रोफी, कोर्सकॉफ सिंड्रोम एंड वर्निकॉप्स एनसेफेलोपैथी। नेक्स्ट, अब हम दूसरा विटामिन देखेंगे, इसका नाम है विटामिन B2। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द विटामिन B2, इसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन, या इसे हम बोलते हैं विटामिन GB। विटामिन B2 इसका नाम है राइबोफ्लेविन, इसका एक और नाम है विटामिन G। सोर्स सेम है बेटा, सोर्स देखिए सेम। B2 एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम ऑफ FMN FAD, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। वो कोएंजाइम है जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये कोएंजाइम्स है। और इन कोएंजाइम में कौन है? विटामिन B2। और इतना ही नहीं, ये मेंटेन करता है मेंटेनेंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन है उसकी मेंटेनेंस करता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की अपर काउरिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको मेंटेन करता है, उसका स्ट्रक्चर डेवलप करता है। सो आई रिपीट, जो विटामिन B2 है इसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन, और विटामिन G इसे एक और नाम देते हैं हम येलो एंजाइम। इसका काम क्या है? ये कोएंजाइम है FMN, जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, वो कोएंजाइम यही है विटामिन B2। ये मेंटेन करता है म्यूकस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और स्किन का स्ट्रक्चर। इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है? ध्यान से सुनिए, चिलोसिस, चिलोसिस। व्हाट इज चिलोसिस? ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रप्चरिंग होती है, जो लिप्स होते हैं यहाँ पे रप्चरिंग हो जाती है, ग्लोसाइट्स होती है, ग्लोसाइट्स होती है, केराटाइट्स होते हैं, यानी कि जो लिप्स होते हैं उनमें ड्राइनेस होती है, स्केल अपर काउल जो स्किन है वो रप्चर हो जाती है, स्केल्स उठते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है गम्स। नाउ नेक्स्ट विटामिन B3 अब हम लेंगे बेटा। ध्यान से देखो बेटा, इससे पहले भी हमने लोअर क्लास में जो विटामिन पढ़े हैं, ज्यादा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन B3 इसे बोलते हैं नियासिन, या इसे बोलते हैं PP फैक्टर भी। विटामिन B3 इसको हम बोलते हैं नियासिन, या एक और इसे बोलते हैं PP फैक्टर। सोर्स सेम है जो इससे पहले मैंने कहा विटामिन B1 B2 के लिए। फंक्शन क्या है? ध्यान से सुनिए, इसका फंक्शन विटामिन B3 जो नियासिन है, इसका फंक्शन क्या है? यह एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, ये बनाता है NAD एंड NADP,
निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट उसके को एंजाइम्स बनाता है। और डिजीज इसकी डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा, पेलेग्रा होता है, इससे डिमेंशिया होता है, डर्माटाइट्स होता है। डिमेंशिया मीन्स यादाश्त, डर्माटाइट्स मीन्स जो स्किन की डर्मिस है वो डैमेज हो जाती है, डायरिया हो जाता है इंसान, एंड इवन डेथ। इसलिए इसे हम बोलते हैं 3D या 4D डिजीज। पूछा जा सकता है 3D या 4D डिजीज किसकी वजह से होता है? इट ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम है नियासिन, इसका एक और नाम है PP फैक्टर, पिलेग्रा प्रोटीन फैक्टर। NAD और NADP के जो को फैक्टर बनाता है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है पिलेग्रा, डिमेंशिया, डर्माटाइट्स, डायरिया एंड डेथ। इसलिए हम इसको बोलते हैं 3D और 4D डिजीज। नेक्स्ट लेंगे हम विटामिन B3 के बाद 4 नहीं है, देयर इज नो विटामिन B4, देयर इज डायरेक्टली B5। विटामिन B5, विटामिन B5 का दूसरा नाम है पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड। B5 का रोल क्या है, ध्यान से देखिए। विटामिन B5 इसको हम बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड। इसका काम क्या है, ध्यान से देखिए। ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। जो विटामिन B5 है ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। कहां पे कोएंजाइम एक्ट करता है, ध्यान से देखिए। जो हमारे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हैं उनमें ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, उनमें एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। और इतना ही नहीं, इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको डेवलप करता है। यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, कहां पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर होता है, उस एड्रिनल ग्लैंड को डेवलप करवाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है कौन? विटामिन B5, जिसका एक और नाम हमने रखा है पेंटाथोनिक एसिड। नाउ ये जो पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B5 है ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम in various metabolic enzymes present in the Krebs cycle and help us in the development of adrenal gland. इसके डेफिशिएंसी से क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम, बर्निंग फीट सिंड्रोम। व्हाट इज अ बर्निंग फीट सिंड्रोम? ध्यान से देखिए। इंसान जब मॉर्निंग में उठता है तो जो उसके पैर होता है ऐसे लग रहा है वो जल रहे होते हैं, बर्न हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है उसमें बहुत ज्यादा हीट लॉस हो रही है। इसे हम बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। एवरी टाइम जो हमारे पैर होता है वो बिल्कुल हॉट होते हैं तो उसे हम कहते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। ये कौन है? विटामिन B5। नाउ नेक्स्ट विटामिन B6, इसका दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका सोर्स बिल्कुल सेम है, इसका सोर्स सेम है। तो फंक्शन क्या है? इट प्लेज अ रोल, इट एक्ट्स एज ए न्यूट्रोफिक फैक्टर, न्यूट्रोफिक फैक्टर और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ये न्यूट्रोफिक फैक्टर एक्ट करता है और हेल्प करता है इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। न्यूट्रोफिक फैक्टर इज मस्ट, न्यूट्रोफिक फैक्टर इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स और ये रोल अदा करता है इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म।
अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इन एवरी मॉर्निंग हेडेक रहता है। जब इंसान सुबह नींद से उठता है तो अक्सर उसे हेडेक रहता है, बिल्कुल चिड़चिड़ापन रहता है, वीकनेस होती है और उसे अक्सर लगता है कि स्टोमक में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से उसके वॉमिटिंग या नौशिया होता है या उसको फील होता है ड्रीजीनेस। तो हम देखेंगे इसकी डेफिशिएंसी में, ध्यान से देखें, उसे हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस, व्हाट इज दैट मॉर्निंग सिकनेस? एवरी मॉर्निंग जब ये पेशेंट उठता है तो वो फील करता है लेजी, लेथार्जी, और एक और है इसमें नौशिया एंड वॉमिटिंग, nausea and vomiting, यानी कि इन एवरी मॉर्निंग व्हेन द पेशेंट, व्हेन द पर्सन वेक्स अप, तो उसे लेथार्जी फील होती है, ड्रीजीनेस फील होती है, उसे हेडेक लगा रहता है, नौशिया और उसे वॉमिटिंग होती है। दीज आर, ये है विटामिन B6। अब हम लेंगे विटामिन B7, आप तो ये नोट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे विटामिन B7, इसका दूसरा नाम है बायोटीन, या इसे कहते हैं एंटी एविडिन। मैंने आपको बोला कि देयर इज अ प्रोटीन नोन एज एविडिन जो प्रेजेंट होता है योक में, रॉ योक में, तो ये एंटी एविडिन है, यानी कि जो B7 है ये इसके खिलाफ काम करता है। वो अगर कोई अंडा जो खाएगा, रॉ एग खाए, जो मैंने आपको पहले भी बोला, रॉ एग खाएगा, तो जो ये एविडिन होता है उसमें, ये विटामिन B7 को सप्रेस करेगा। तो अगर हम विटामिन B7 लेंगे तो विटामिन B7 वर्क्स अगेंस्ट द एविडिन। सोर्स तो मैंने आपको पहले ही बोला वो सेम है, सोर्स सेम है। फंक्शन क्या है इसका? जो विटामिन बी सोर्स सेम, लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो विटामिन B7 है ये रेगुलेट करता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, ध्यान से सुनिए, इसकी डेफिशिएंसी से डर्माटाइट्स, ड्राई स्किन एंड स्काल्प, ड्राई स्किन एंड स्केल्स, जो हमारी स्किन है वो रफ हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, और जो हमारे स्केल्स होते हैं, अपर लेयर्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। स्लोफिंग ऑफ, यानी कि जो अपर लेयर है, स्किन की जो अपर लेयर है वो ड्राई हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाती है, उसके बाद वो रिमूव हो जाती है। अक्सर आपने कभी देखा होगा हमारे हाथ या हमारी जो बाजू होती है, हमारे जो फीट होते हैं, उन पर जो स्किन होती है वो डेड हो जाती है, पहले ड्राई हो जाती है, ड्राई के बाद वो डेड हो जाती है, उसके बाद वो डैमेज हो जाती है और रिमूव हो जाती है। that shows that the deficiency of vitamin B7. नेक्स्ट B7 के बाद आता है विटामिन B9, 8 नहीं है, विटामिन B9 का दूसरा नाम है फोलिक एसिड। B9 का दूसरा नाम है फोलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, सोर्स बिल्कुल सेम है, सोर्स सेम है। एक्सक्यूज मी, इसका काम क्या, ध्यान से सुनिए, जो हीमोपायोसिस होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड सेल्स, उसमें भी कौन सा, इरिथ्रोपायोसिस, जो विटामिन B9 है, फॉलिक एसिड, ये रेगुलेट करता है हीमोपायोसिस और इरिथ्रोपायोसिस। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ध्यान से सुनिए, परनीशियस, सॉरी, इसकी वजह से होता है मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया क्या होता है? मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रो मीन्स लार्ज,
यानी कि जो आरबीसी का साइज है वो लार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब विटामिन B9 नहीं होता है तो आरबीसी की फॉर्मेशन नहीं होती है, और अगर आरबीसी बनेंगे भी उनका साइज बहुत बड़ा होगा क्योंकि वो मैच्योर नहीं होंगे। नो मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, नो मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, नो मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। और ये डेवलप करता है, डेवलप्स upper layer of GIT and buccal cavity, buccal cavity। हमारे जो माउथ है, बकल कैविटी, हमारा जो ओरल कैविटी है, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डेवलप करता है। और उतना ही नहीं, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो हमारा स्टोमक है, उसकी अपर लाइनिंग, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको बचाता है। उतना ही नहीं, जो हमारा इंटेस्टीन है, लार्ज या स्मॉल इंटेस्टीन, चाहे वो कोलन हो, रेक्टम हो, या चाहे वो हम लेंगे जेजुनम हो, इलियम हो, तो या ड्यूडिनम हो, तो उस अपर लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। मैक्रोस्टिक एनीमिया हो जाता है। एंड अक्सर एक और इसमें डिफिशिएंसी होती है, एक और चीज है, डैमेज of mucous membrane of GIT and buccal cavity। जो buccal cavity है उसकी जो अपर लेयर है वो डैमेज हो जाती है, उसका जो GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या buccal cavity की जो अपर लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट, नो विटामिन B12, 9 के बाद डायरेक्टली आता है B12, देयर इज नो B10 और B11। विटामिन B12, इसका एक और नाम है साइनो कोबालामाइन, कोबालामीन, इसे बोलते हैं साइनो कोबालामीन, साइनो कोबालामीन। इसमें होता है कोबाल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें होता है कोबाल्ट। क्या होता है बेटा इसमें? कोबाल्ट। ध्यान से सुनिए, इसका जो सोर्स है वो है मिल्क, ये ज्यादातर मिल्क में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, चीज में पाया जाता है। ये पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज्यादातर नहीं पाया जाता है। ये पाया जाता है 3 मेन कंपोनेंट्स में, एक तो मिल्क, मीट, चीज और एग, जो अंडा होता है उसमें पाया जाता है। What is the function of vitamin B12? Maturation of RBCs, maturation of RBC। ये RBC की मैचुरेशन में हेल्प करता है। इसके एब्सेंस से क्या होगा? जब ये नहीं होगा तो RBC मैच्योर नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। यानी कि आरबीसी की मौत हो जाएगी, प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी मैच्योर ही नहीं होंगे तो उनकी प्री मैच्योर डेथ होगी। जॉन्डिस भी हो सकता है इससे। और एक और चीज देखिए यहाँ पे फंक्शन में याद रखिए, जो ये साइनोकोबालामाइन है, हमारे स्टमक में एक फैक्टर है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आगे मैं फिर पढ़ाऊंगा। उसे बोलते हैं हम कासलस इंट्रिंसिक फैक्टर, कासलस इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो कासलस इंट्रिंसिक फैक्टर है ये हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये मुझे फिर पढ़ाना है आगे। जब हम मिल्क लेते हैं, मीट खाते हैं, चीज है, अंडे खाते हैं, उनमें होता है विटामिन B12। जब वो विटामिन B12 हमारे स्टमक में पहुंचता है तो एसिड, हमारे स्टमक में जो एसिड है वो इस विटामिन B12 को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए हमारे स्टमक में एक फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं कासलस इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो कासलस इंट्रिंसिक फैक्टर है ये विटामिन B12 को अपने साथ बाइंड करके उसे एब्जॉर्ब करता है और उसे पास ऑन करता है इनटू द इंटेस्टाइन, यानी कि जेजुनम में, और जेजुनम से वो पास ऑन हो जाता है लिवर में, और लिवर से वो पास ऑन किया जाता है कहां पे? टुवर्ड्स द बोन मैरो, जहां वो हेल्प करता है इन द मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज। अगर ये
नहीं होगा, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा, इससे हो जाता है परनीशियस एनीमिया, यानी कि आरबीसी प्रीमेचुरली मर जाएंगे, जिससे हमें एनीमिया हो जाएगा, और ऐसे एनीमिया को बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। स्टूडेंट्स, एक नोट हम लिखेंगे, जैसे डिबेट, अभी इसमें कुछ किताबें लिखती है ये है, कुछ किताबें नहीं है, ये डिबेटेबल टॉपिक है। एक नोट हम लिखेंगे, इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी है। डिबेट नोट क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। एक विटामिन है, इसे बोलते हैं विटामिन B17। क्या बोलते हैं इसे बेटा? विटामिन B17। इस विटामिन है, इसका दूसरा नाम है लेक्टिराइट। एक विटामिन, इसका नाम है विटामिन B17, इसका एक कॉमन नाम है लेक्टिराइट। इस विटामिन को देखा गया है, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, यानी कि ये विटामिन प्रोटेक्ट करता है सेल्स को अनकंट्रोल्ड डिवीजन से, यानी कि एक सेल कैंसरस बनने से ये विटामिन B17 उसे बचाता है। और ये विटामिन B17 किसमें पाया जाता है? ये पल्सेस, एलमेंट्स, एप्रिकॉट, व्हीट ग्रास एटसेट्रा में पाया जाता है। ये डिबेटेबल है, मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो इससे पहले जितने भी हमने 13 विटामिन पढ़े, ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये 13 विटामिन माने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, मेमोराइज किए जाते हैं। इन 13 विटामिन में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट के पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो विटामिन B17 है, ये रिसेंटली देखा गया एक विटामिन है, जिसपे एक भी डिबेट चल रहा है, इसका दूसरा नाम है लेक्टिराइट। इससे देखा गया इस विटामिन B17 को, इसको एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, पाया जाता है पल्सेस में, आलमंड्स में, एप्रिकॉट्स में, व्हीट में, ग्रास में एटसेट्रा, और रेस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स में। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द विटामिन्स। इससे हमने कंप्लीट किए सारे विटामिन्स। तो आज के क्लास में हमने बेटा क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा माल न्यूट्रिशन, हमने देखा दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, एक तो है मैरास्मस और दूसरा है क्वाशिरकोर। क्वाशिरकोर और मैरास्मस जो है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इनके सिम्टम्स हमने पढ़े। उसके बाद हमने विटामिन पढ़े, विटामिन के रिलेटेड हमने थोड़ी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े। उसके बाद हमने विटामिन की क्लासिफिकेशन ली, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में हमने एडेक यानी कि विटामिन A, D, E एंड K पढ़ा। उसके बाद हमने वाटर सॉल्युबल में विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स में हमने B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 पढ़ा। ये वो सारे, ये टोटल 13 विटामिन आते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड पढ़े जाते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं। डिबेटेबल के लिए मैंने लास्ट में लिखा है विटामिन B17, जिसपे भी डिबेट चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हमने इसको लिखवाया कि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का दूसरा पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा माल न्यूट्रिशन और विटामिन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डायरेक्ट, अब हम जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइट सिस्टम में। हम स्टार्ट करेंगे स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा आज का एक लेटेस्ट एक न्यूज आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इन J&K स्पेशली जो JK बोस है, उसने सिलेबस को रिड्यूस किया है 30%। देखिए कुछ बच्चों ने इसको गलत अंदाज से स्टडी किया है। एक्चुअली 70% सिलेबस आपको एग्जाम में, यानी कि यू हैव टू अपीयर फॉर 70% ऑफ जितना भी सिलेबस है उसका 70% आपको स्टडी करना, उसका एग्जाम देना, यानी कि 30% की आपको छूट मिली है, रिडक्शन ओनली 30%। वो अगर हम देखेंगे जोलॉजी की बात करेंगे, हम जोलॉजी में 35 मार्क्स है, बॉटनी में 35 मार्क्स है, सो टोटल देयर आर 70 मार्क्स। सो अगर हम 70 मार्क्स की बात करेंगे तो आपको 70% ऑफ 70 मार्क्स जो है स्टडी करना है, एंड यू हैव टू राइट देम इनटू द एग्जामिनेशन। इसके बारे में मैं और आपको ग्रुप में इसके साथ उस पर बात हम करेंगे इंशाल्लाह रहमान। आज के टॉपिक में हमने ये सब कंप्लीट किया है, और मैंने इसमें आपको एक ट्रिक भी रखी है नोट्स में कि हाउ यू विल रिमेंबर या मेमोराइज द विटामिन्स ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। नेक्स्ट क्लास के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।